नागपुर जिले के काटोल तहसील में बोलेरो पिकअप वैन दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। हादसा रविवार सुबह काटोल तहसील के ईसापुर गुबड़मेट रोड पर हुआ। संतरे के बाग में काम करने के लिए कई मजदूरों को बोलेरो पिकअप वाहन से ले जाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे बोलेरो चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। अन्य 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो वाहन के परचक्के उड़ गए। मरने वालों में मनीषा सलाम, मंजुळा उइके, कलाताई परतेती और मंजुला धुर्वे हैं। सोमवार से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर खुराक दी जाएगी। इस संबंध में अमरावती जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिका क्षेत्र में संपूर्ण योजना बनाने के आदेश दिए हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का कोविड-19 निवारक टीकाकरण, साथ ही स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर खुराक दी जाएगी। अमरावती जिले में 1,49,956 किशोरों और 60 वर्ष से अधिक आयु के 71,963 व्यक्तियों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। 15 से 18 आयु वर्ग के लिए कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पांड्या ने कहा कि इस संबंध में योजना बनाई जा रही है। साथ ही जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण योजना बनाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने राजस्व भवन में टीकाकरण की समीक्षा की और टीकाकरण की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो याच्यामध्ये पण आपल्याला जास्त प्रतिसाद पाहिजे आणि भरपूर लोक आता तयार पण आहेत, मुलं मुली तयार आहेत, तो ते पुढे यावे। आणि तिसरी गोष्ट आहे, जेवढे आमचे फर्स्ट डोसचे बाकी आहे धारणी चिखलदरा एरियामध्ये असो किंवा बाकीचे प्लेन एरियाजचे 1-2 तालुक्यामध्ये, हे लवकरात लवकर कसे 100% होईल याच्या बाबतीत पण आमचा प्रयत्न सुरू आहे। तो 3 गोष्टीची जरी आम्ही महत्त्वपूर्ण देऊन आम्ही जरी काम केलं तर मला वाटतं खूप याच्यामध्ये लसीकरणमध्ये वेग येणार आणि जे ओमाइक्रॉनची जो धोका आहे याच्यावरती आम्ही मात करू शकतो। अमरावती में निजी बाजार में नए साल के पहले दिन शनिवार को कपास रिकॉर्ड 9,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। यहाँ जिले के इतिहास में प्राप्त कपास की उच्चतम दर है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि विदर्भ सोने की खान है। विदर्भ में सोने का मतलब सफ़ेद सोना होता है, जिसका मतलब कपास है। विदर्भ में कपास को प्रमुख फसल माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बूंद लार्वा के प्रकोप के कारण इस साल कपास उत्पादन में तेज़ी से गिरावट आई है। इसीलिए कपास को इस साल रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। इस बीच अमरावती के निजी बाजार में नए साल के पहले दिन शनिवार को रिकॉर्ड भाव 9,500 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त हुआ। यह कपास के लिए जिले के इतिहास में सबसे अधिक दर है। जे बोंडअळी जे चालू झाली, जे उत्पन्न व्हायला पाहिजे, त्यामध्ये आमचे 2 वेचे निघाल्यानंतर कपाशीचे, त्यानंतर बोंडअळी आली, त्याच्यानं आम्ही घाट्यात आलो। आमचं एकच म्हणणं आहे का 9,500 जरी भाव भेटन तरी आम्ही समाधानकारक नाही आहे, कारण उत्पन्नात घट झालेली आहे। त्यानुसार जर आम्हाला जर याच्या बीटीमध्ये जर बीटीची बॅग जर आज जे 750 रुपयाची आहे, 450 ग्रॅम, ते आम्हाला 1,000-1,500ची केली तरी चालते, पण त्यामध्ये जीन सोडून या प्रकार नाही व्हायला पाहिजे बोंडअळीचा। म्हणून आम्हाला 9,500 भाव असून काहीच फायदा वाटत नाही। नागपुर के महाराजबाग में कोल्हापुर सांगली वन परिक्षेत्र की टीम ने मगरमच्छ को नाले से निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस मगरमच्छ को पिछले 2 महीने से नाग नदी के आसपास कई लोगों ने देखा था। इससे भय का माहौल बन गया था। इस बीच रविवार सुबह मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। नागपुर के नाग नदी और उसके सटे नालों में पिछले 2 महीने से मगरमच्छ देखे जा रहे थे। बताया गया है कि बरसात के मौसम में बाढ़ के पानी के कारण मगरमच्छ नाले में पहुंचा। तभी से वन विभाग की ओर से इस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कई बार मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ में इकट्ठा हो जाती है।
लिहाजा कोई अनहोनी न हो, इसके लिए वन विभाग द्वारा नाग नदी समेत अन्य इलाकों में चेतावनी के होर्डिंग्स लगाए गए थे। गेल्या 1 ते 1.5 महिन्यापासून आमची टीम राकेश भोयर यांच्या नेतृत्वाखाली ते काम करत होते. राकेश भोयर आमच्या संस्थेमध्ये सदस्य आहेत. त्यांनी सगळ्यात पहिले जे मगर होती हे नाल्यामध्ये आहे हे त्यांनी लोकेट केली होती लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे. त्यानंतर लोकेट केल्यावर त्यांनी वन विभागाला पूर्ण जे प्रूफ होते आमच्याकडे फोटो व्हिडिओज ते पदोपदी आम्ही वन विभागाला देण्यात आले आणि त्यानुसार 8 दिवसा पहिले याची रणनीती आखण्यात आली आणि रणनीती आखल्यावर काल कोल्हापूरची टीम आली. त्यामध्ये 3 रेस्क्यूअर होते आणि 1 डॉक्टर होते. त्यांनी 4 वाजता येऊन इथे आमच्यासोबत सहनिशा केली. त्यानंतर त्यांनी आम्हाला कुठे कुठे बघितले मगरीला, तिचे स्पॉट काय, तिथे बास्किंग कुठे करते ते सगळं जाणून घेतलं. त्यानंतर त्यांनी 8 वाजता रात्री ट्रॅप लावणं सुरुवात केली आणि मध्यरात्री त्याला ट्रॅपमध्ये पकडून त्याला पकडण्यात आलेलं आहे मगरीला. मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की विशेष टीम कोल्हापुर सांगली वन परिक्षेत्र से बुलाई गई। राज्य में कृष्णा नदी में मगरमच्छ होने के कारण अक्सर सांगली के वन अधिकारियों का सामना मगरमच्छों से होता है। इसी अनुभव का इस्तेमाल कर नागपुर की नाग नदी में मगरमच्छों को बचाने के लिए किया गया। 1.5 महिन्यात अतिशय छान अनुभव होता. आम्हाला काम करायला मिळालं आणि त्यानंतर राकेश भोयर जे आमच्या ह्याच्यात आहे तर त्यांनी जर इथे पूर्ण सांगून दिलेलं होतं की इथे एकच मगर आहे, पण बाकी जे नाल्यामध्ये किती मगर आहे ते सांगता येत नाही आणि एकापेक्षा जास्त मगर असू शकतात का या गोष्टीला आपण नकारू शकत नाही. कारण की लोकांनी सांगितलं आहे की मोक्षधाम त्यानंतर पत्रकार कॉलनी इथे मगर दिसत आहेत त्यामुळे आणि आपण एकच पकडलेलं आहे. या पहिले लोकांनी म्हटलं की 7-8 फुटाची मोठी मगर पण दिसत आहे, तर आपण या गोष्टीला नाकारू शकत नाही की यामध्ये अजून असं असायला पाहिजे असं बाकी लोकांचं म्हणणं, पण आपण बघितलेलं नाही. आपल्या टीम मेंबरनी इथे फक्त एकच बघितलेली आहे. टीम शनिवार को पहुंची तो उन्होंने नाग नदी क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने नागपुर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। ऑपरेशन 9 बजे शुरू हुआ और सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के बीच मगरमच्छ को पकड़ा गया। इसमें वन विभाग की 4 टीम ने जाल फेंककर मगरमच्छ को पकड़ा गया मगरमच्छ एक मादा है और लगभग 4 फीट लंबा है। रेस्क्यू कर मगरमच्छ को नागपुर ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर जिले के काटोल में विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान नागपुर काटोल सेक्शन NH 353J सड़क मार्ग के लिए की गई मदद को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी याद किया गया। इस दौरान विकास कामों के लिए अधिकारियों द्वारा डाले जाने वाले अड़ंगे पर चुटकी लेते हुए गडकरी ने कहा कि इस मार्ग को वन विभाग के अधिकारियों ने टाइगर का रास्ता बताया था, लेकिन मैं 63 साल का हो चुका हूं, कभी देखा सुना नहीं कि किसी गांव में शेर घुसा हो। आज आनंदाची गोष्ट आहे की नागपूर ते काटोल या 4 लेन रस्त्याचा पण आज शुभारंभ झालेला आहे। या रस्त्यामध्ये अनेक अडचणी आल्या। फॉरेस्टवाल्यांनी सांगितलं की हा टायगरचा रस्ता हो। मी म्हणलं तुमच्या आधी माझा जन्म, आता मी 63-64 वर्षाचा झालो, इथं कोणा गावात टायगर घुसला नाही, आता तुम्ही कुठून घुसवला म्हटलं। म्हणजे खुट्या मारायला आणि तकलीफ द्यायचे धंदे कशाला करता। अनिल देशमुख साहेबांनी मदत केली तेव्हा फॉरेस्टचं क्लिअरन्स मिळालं, त्यांचंही पण मी आभार मानतो या रस्त्याकरता, नाही तर मिळतच नव्हतं। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये अडचणी सगळ्या दूर करून हा रस्ता पूर्ण होईल। कोरोना के चलते हमारी जिंदगी में कई बदलाव हुए हैं। कुछ ऐसे बदलाव नेताओं की जिंदगी में भी हुआ है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस समय कैसे वह भाषणों को YouTube में डालकर हर महीने 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। आणि आता मी ऑक्सफोर्ड पासून, हार्वर्ड पासून जगात न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंड, दुबई, कतार, जगातल्या सगळ्या देशात मी भाषण द्यायची संधी मला मिळाली। आणि भाषण देण्याचा नेत्यांचा धंदाच आहे, पण मला पहिल्यांदा भाषण देण्याचे आता महिन्याला यूट्यूबकडून 3 ते 4 लाख रुपये महिन्याची कमाई होते। कारण माझे भाषण आता आज मी ते भाषण दिलं की ते यूट्यूबवर गेलं की लोक बघतात, त्यांनी बघितलं की मला रॉयल्टी मिळते। आता 3 ते 4 लाख रुपये महिना मला कमाई सुरू झाली। त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी बदललेली आहे। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एम्पिरिकल डेटा जमा होने के बाद भी
ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान के धारा 102 में संशोधन नहीं किया जाता और 50% आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जाती, तब तक ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण नहीं मिल पाएगा। रविवार को वडेट्टीवार शेगांव में थे। नए साल को बेहतर बनाने के लिए कई लोग नए साल की शुरुआत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और भगवान के दर्शन से करते हैं। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार शनिवार की रात संत नगरी शेगांव पहुंचे और श्री के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में ही महाप्रसाद का आनंद लिया। इस अवसर पर संस्थान की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे विश्राम गृह पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ओबीसीचं आरक्षणाचा विषय की आज 50% वर गेलो तरच इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, म्हणजे पॉलिटिकल आरक्षणासाठी किंवा ऑर्डिनन्स काढा, पण जोपर्यंत 102वी घटना दुरुस्ती होत नाही आणि तोपर्यंत 50% वर आरक्षणाची मर्यादा वाढत नाही, हे केंद्र सरकारच्या हातात आहे, तोपर्यंत ओबीसीला 27% आरक्षण मिळू शकत नाही। विधायक सुधीर मुनगट्टीवार ने हाल ही में सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उनके बयान पर मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुनगट्टीवार के नाम का जिक्र किया और कहा कि उन्हें अपना नाम तय करना चाहिए क्योंकि सरकार नहीं गिरेगी। सगळे जण भाजपमध्ये जो जातो तो पंचांग पाहणं सुरू करतो आणि नवीन नवीन महाराज नियुक्त करतात आणि त्यांच्याकडून सल्ला घेतात। तर असे अनेक नेते आहेत। मुनगंटीवार तर म्हटलेत की मी नाव बदलून टाकील सरकार नाही पडलं तर। आता आम्ही त्यांना म्हणतोय की तुमचं नाव काय ठेवायचं, नाव ठरवून ठेवा की कोणतं नाव ठेवायचं पुढे सरकार पडली नाही तर। हे 3 वर्ष हे सरकार चालेल, पुढेही चालेल। लोक भाजपाला, भारतीय जनता पक्षाच्या एकूण मागच्या 5 वर्षाच्या कारभाराला विटली होती। हुकुमशाही पद्धतीनं जे कारभार चालवतो, कोणा लोकांना वाईस होता, पत्रकारांना तरी होता काय, कोणाला वाईस होता। म्हणून त्यामुळे तुमचा आवाजच सगळ्यांचा दाबला गेला होता, हक्काचं मिळत नव्हतं, लोकांच्यामध्ये जो आक्रोश होता आणि म्हणूनच हे सरकार गठन झालं आणि 3 वर्ष पक्का चालेल। तुम्ही किती इन्क्वायरी करा, काही करा, सरकार मजबूत होत जाता है, जेवढा दिवसाल तेवढं मजबूत होता है। मोटरसाइकिल दुर्घटना में युवक के साथ मारपीट करके अपहरण किए जाने का मामला शेगांव से सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 31 के मौके पर रात के समय शहर में मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी दौरान शहर से मिल्लत नगर जा रहे आबिद शाह इस्माइल शाह के दोपहिया वाहन को पल्सर ने टक्कर मार दी। युवक आबिद शाह सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। वहीं पल्सर पर सवार दोनों युवकों की बगल में खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों युवकों ने फ़ोन पर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। आबिद शाह ने अपने छोटे भाई को मिल्लत नगर से मदद के लिए बुलाया। इस बीच सड़क पर गिरे तीनों को नागरिकों की मदद से नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच आबिद का भाई रिजवान शाह मौके पर पहुंच गया और आबिद की बाइक उठा ही रहा था कि पल्सर पर घायलों की मदद के लिए आए कुछ युवकों ने रिजवान का अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद रिजवान के परिजन और शेगांव पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि 1 जनवरी की दोपहर तक वह नहीं मिला। इस बीच रिजवान को दोपहर करीब आज़ाद नगर इलाके में देखा गया और सभी ने राहत की सांस ली। रिजवान के अनुसार उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां उसकी पिटाई हुई। फिर उन्हें हथकड़ी पहनाकर फेंक दिया गया। पुलिस अपने अपने तरीके से इस दावे की जांच कर रही है। इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आबिद शाह यांच्या फिर्यादीवरून आपण या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामध्ये IPC कलम 323, 363, 279, 337, 294 यानुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। जो ज्याला मारहाण केली होती आणि जो मिसिंग होता त्याचा देखील शोध घेण्यात आलेला असून तो सुखरूप मिळालेला आहे। त्याची तब्येत चांगली आहे आणि त्याला मेडिकललाही पाठवण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर जे मारहाण करणारे आरोपी होते, जे 4 मेन आरोपी होते, त्या 4ही आरोपींना आपण अटक केलेली आहे आणि जर पुढे काही तपासात निष्पन्न झाले इतर नावं तर ते देखील आपण आरोपी अटक करण्याची कारवाई चालूच आहे। आणि हा वैयक्तिक ॲक्सिडेंटवरून निर्माण झालेला वाद होता, वैयक्तिक भांडण होतं
माझी शेगाव येथील नागरिकांना सर्वांना विनंती आहे की याला कोणी जातीय आणि धार्मिक स्वरूप देऊ नये. हा एक वैयक्तिक वाद होता आणि गावाची शांतता कायम ठेवा. महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से 2 जनवरी को हर साल उदय दिवस महाराष्ट्र पुलिस वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसके तहत अकोला पुलिस की नगर यातायात नियंत्रण शाखा ने लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत अकोला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के हस्ते पुलिस मुख्यालय से शुरू हुई। शहर कोतवाली, आजाद हिंद चौक, अगरवे, स्टोन ब्रिज, मानेक टॉकीज, रेलवे स्टेशन चौक, अग्रसेन चौक, रतनलाल प्लॉट, सिविल लाइन चौक, नेहरू पार्क चौक से होते हुए फिर पुलिस मुख्यालय पहुंची। इस समय कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया। अकोला शहरामध्ये वाहतूक नियमांचं पालन करावं यासाठी ही जनजागृतीपर रॅली काढण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये हेल्मेट रॅली, विशेषतः हेल्मेटचा वापर करावा, अपघात टाळावा। आपल्याला या जनजागृतीसाठी आज ट्रॅफिक पोलिसांनी हेल्मेट रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। पोलीस उदय दिवस म्हणजे 2 जानेवारी या पोलीस पोलीस दल हे आपल्या सर्व नागरिकांची रक्षा करण्याचं, त्यांना सुसंस्कृत जीवन जगू देण्याचं एकमेव साधन आहे। पोलीस हे चांगल्या लोकांचं रक्षण करत असतं, तर वाईट लोकांना, वाईट प्रवृत्तीला समाजातून दूर करत असतं। त्यामुळे पोलीस दल ह्या जीवनासाठी, लोकशाही जगवण्यासाठी एकदम महत्त्वाचं अंग भारतामध्ये आहे। आणि दरवर्षी आम्ही या पोलीस दलाची जी कार्यक्षेत्र आहे, कार्यसीमा आहे, पोलीस दलाची जी कार्य आहेत ती आम्ही सर्व जनतेला सांगत असतो। आज त्याच्या अनुषंगाने आम्ही वाहतूक नियमांचं पालन करा, अपघात होणार नाही याची दक्षता घ्या, कारण आपलं जीवन मौल्यवान आहे। आपण अपघातामध्ये आपला कुठलाही अवयव किंवा आपला मृत्यू होणार नाही, आपल्या कुटुंबावर जबाबदारी आहे आपल्या कुटुंबाची, त्यासाठी आपण अपघातपासून पळतो म्हणून आज वाहतूक शाखेने ही रॅली काढलेली आहे। त्यामध्ये हेल्मेटचा वापर करा, वाहनांचा वेग हळू ठेवा, मोबाईलचा वापर करू नका, दारू पिऊन वाहन चालू नका, असं सर्वांना आम्ही सूचना देणार आहोत। लोकांच्या जनजागृतीसाठी आजची रॅली काढलेली आहे। साल का पहला रविवार मानो बाजारों में ऐसी भीड़ दिखी जैसे कोरोना नाम की कोई चीज़ कभी आई ही न हो। नागपुर में रोज़ाना एक ही दिन 70 से 90 तक मरीजों का मिलना तीसरी लहर की आशंकाओं को मानो जोर दे रहा हो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बाजारों की बढ़ती बेतहाशा भीड़ मानो संक्रमण के लिए खुला निमंत्रण हो। बावजूद इसके लोग अभी भी बेपरवाह है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। नागपुर शहर के प्रमुख बाज़ारों में से एक सीताबर्डी की तस्वीर भी कुछ इसी तरह दिखी। यहाँ कोरोना के नियमों को किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी है यूसीएन की संवाददाता निशा पंजवानी के पास। 2 दिन पहले ही हर्षोल्लास के साथ सभी ने नए साल का आगाज़ किया है, स्वागत किया है, लेकिन अभी जो चिंता बढ़ाने वाली बात है वो है कोरोना के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण की वजह। आज रविवार का दिन है और आज ही के दिन 70 से अधिक कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं नागपुर शहर में। शाम का वक्त है, नागपुर के सीताबर्डी मार्केट का ये नज़ारा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि जितना जूम हो सके उतना जूम करके आपको ये नज़ारा यहाँ का दिखाया जाए। जितनी दूर तक आपकी नज़र जाती है उतनी दूर तक ये नज़ारा आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। संडे का दिन है, जाहिर सी बात है सब लोग अपने परिवार के साथ आज खरीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ निर्बंध लगाए गए हैं, जैसे सामूहिक जगहों पर भीड़ नहीं करना है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल करना है। इसी से हम कोरोना संक्रमण से दूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के चेहरों पे आप देखेंगे तो मास्क नहीं है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम कहें कि मार्केट अगर खुला है और सब लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। मार्केट अगर खुला रहेगा तो लोग ख़रीदारी के लिए आएंगे ही। दूसरी बात अगर देखी जाए, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भीड़ कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज रविवार का दिन है, 70 से अधिक कोरोना के संक्रमित एक ही दिन में पाए जाना काफ़ी चिंता की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन अदमने के साथ निशा पंजवानी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।